सब, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी एनसीईआरटी सीरीज़ तो प्लीज़ चाहिए, ज़रूर देखिए। एंड उसके बाद रिवीजन भी करिए, एक रिवीजन वीडियो भी मैंने डाला है। एंड देन उसके बाद केस स्टडीज़ इस वीडियो पे आइए और इसमें हम 10 केस स्टडीज़ आज सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि कैसे केस स्टडीज़ में से हम आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। हमने अब तक जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है उसे हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट इन केस स्टडीज़। मैं इसके बाद 5 क्वेश्चंस आपको दूंगी होमवर्क के लिए, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसका सल्यूशन भी मैं आपको दूंगी, मेरे खुद के रिटन सल्यूशंस होंगे जिसको देखकर आप टैली कर सकते हैं कि आपने किस हद तक सही लिखा है। अब आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं जो आपको सल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी ना वो बिल्कुल ही परफेक्ट वे में होंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में लिखना कैसे है, ठीक है, प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को। यहाँ पे मैं आपको लिख कर नहीं बताऊँगी बट मैं आपको वर्बली गाइड करूँगी कि किसी भी केस स्टडी में से कैसे आपको इंटरप्रेट करने हैं आंसर्स, कैसे आपको अब तक आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है चैप्टर 1 की उसको कैसे अपने आंसर्स में लिखना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली केस स्टडी है आपकी, नीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशंस मैनेजर in TIFCO Limited. Name the managerial level at which he is working. State any 4 functions he will perform as operation manager in this company. वो क्या कह रहे हैं कि नीरज नाम का एक आदमी ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है इन टिफको लिमिटेड। अब वो कहते हैं उसका मैनेजीरियल लेवल बताओ क्या है, कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक सब टॉपिक पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा कि 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइज़र या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो अब आप मुझे ये वीडियो पॉज करके बताएंगे कि किस लेवल पे काम कर रहा है नीरज। इज़ ही वर्किंग एट टॉप लेवल, मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। अभी पॉज करिए वीडियो और मुझे बताइए, लिखिए कमेंट में जाके कि ये इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर है ही इज़ वर्किंग एट मिडल लेवल मैनेजमेंट। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर लिखा है तो बच्चे कहें जी ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहा है, सबसे जो लास्ट लेवल है, लोअर लेवल नहीं। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे नीरज इज़ वर्किंग एज ऑपरेशंस मैनेजर, उसकी डेजिग्नेशन दी गई है हमें कि वो ऑपरेशंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है कंपनी में। ही इज़ नॉट वर्किंग, उन्होंने पूछा है हमसे कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है, उसकी डेजिग्नेशन दी गई है और हमसे पूछा क्या है, लेवल पूछा है। लेवल क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ओके। एंड इसमें उन्होंने 4 फंक्शंस बोले हमें कि वो एज अ ऑपरेशन मैनेजर कौन से 4 फंक्शंस परफॉर्म करेगा इस कंपनी में, टिफको लिमिटेड कंपनी में। तो 4 फंक्शंस हमने जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मिडिल लेवल मैनेजर का काम क्या होता है कि वो टॉप मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करता है एंड फर्दर उसे नीचे सुपरवाइजरी लेवल पर भेजता है ताकि काम इम्प्लीमेंट हो सके। और क्या पढ़ा था कि वो काम को असाइन करता है, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करता है, वो चेक करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो कंपनी में हैं उनके पास नेसेसरी रिसोर्सेज एंड पर्सोनल है। प्लीज़ इग्नोर, अगर पीछे से कोई वॉइस आए प्लीज़ इग्नोर इट। कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के अंदर उनके पास नेसेसरी रिसोर्सेज एंड पर्सोनल हैं काम करने के लिए। और भी दिमाग में लाइए क्या पढ़ा था आपने, पॉज कीजिए और खुद लिखिए, आपको बेटर याद होगा। तो आपने 4 फंक्शंस इसमें लिखने हैं जो एज अ ऑपरेशन मैनेजर नीरज परफॉर्म करेगा। असाइन करना ड्यूटीज़, इंटरप्रेट करना पॉलिसीज़, जो भी प्लान्स बनाए हैं टॉप मैनेजमेंट ने उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, स्ट्रैटेजाइज करने का काम करता है, कोऑपरेट करने का काम करता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में तालमेल बैठे, कोऑपरेशन बैठे, उसका काम करता है। सो हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी समझा, उसे भी एक बार रिवाइज कर लिया और उसके फंक्शंस को भी रिवाइज कर लिया, राइट। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है
यू आर फ्री टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट में जाइए, लिखिए कि मुझे ये नहीं समझ आया, मुझे दोबारा समझाइए, डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट इज वॉल्वो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 पर शर्ट। वॉल्वो लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका टारगेट है कि उन्हें 10,000 टी शर्ट्स बनानी हैं, वो भी 100 रुपये की कॉस्ट पे, यानी एक टी शर्ट पर बनाने में उन्हें 100 रुपये लगेंगे। द प्रोडक्शन मैनेजर जो है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने ये टारगेट अचीव कर लिया। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन मैनेजर अचीव द टारगेट, मतलब काम तो कंप्लीट हो गया। एट ₹90 पर शर्ट, एक शर्ट को बनाने में 100 नहीं बल्कि 90 रुपीज़ लगे हैं प्रोडक्शन मैनेजर को। डू यू थिंक द मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर इफ़ेक्टिव है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताइए। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो पहला इसका जवाब ये है कि येस, ही इज़ इफ़ेक्टिव बट ऑल्सो एफिशिएंट। येस, वेरी गुड, एफिशिएंट भी है वो। कि इफ़ेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि काम को टाइम पे कंप्लीट करना। 10 दिन का टाइम दिया गया है तो 10 दिन में ही कंप्लीट करके दिया है, तो ये क्या मतलब हुआ? इफ़ेक्टिव, कि वो इफ़ेक्टिव है अपने काम में, काम को कंप्लीट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं इसको जस्टिफाई करने पे आऊँ तो 100 रुपये में बनाने को कहा था, 90 रुपीज़ में बना के दी है, कम कॉस्ट में बना के दी है, टाइम पर बना के दी है। यहाँ पर वो इफ़ेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, दोनों चीज़ें हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों चीज़ें हैं। आई होप फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आ गई है, दोनों केस स्टडीज़। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? जय एंड सूरज एंड अली आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म engaged in the distribution of dairy products in महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में एक डेयरी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, जय, सूरज और अली। ठीक है, जय की बात की, जो सबसे पहला पार्टनर है, ही इज़ अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम CBSE विद बिजनेस स्टडीज़ एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, उसने ये पढ़ाई की हुई है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट जो पार्टनर है सूरज, उसके बारे में क्या बताया है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन PG किया हुआ है इन हिस्ट्री। ठीक है, वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा है। अली के बारे में बताया कि वो डेयरी फार्मर है, द लास्ट वन इज़ अ डेयरी फार्मर। तो तीनों के बारे में हमें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है। वो कहते हैं वन डे देयर वॉज सीरियस डिस्कशन बिटवीन प्रोफेशन। तीनों के बीच में एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रही थी प्रोफेशन को लेकर। वेयर एज अली आर्ग्यू, जो लास्ट पार्टनर था, जो डेयरी फार्मर था अली, उसने ये आर्ग्यू किया बाय सेइंग दैट लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन आर ओनली प्रोफेशन बिकॉज दे फुलफिल द कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन। वो कहता है कि मेडिकल और लीगल ही प्रोफेशन है, यानी कि लॉ और मेडिकल ही बेसिकली मेन प्रोफेशन है। और क्योंकि वो प्रोफेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सो जय ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, जय जो फर्स्ट पार्टनर था, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट टू बोथ सूरज एंड अली। वो दोनों पार्टनर्स को द नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझाता है कि मैनेजमेंट क्या सिर्फ प्रोफेशन है या और कुछ भी है, हो सकता है नेचर मैनेजमेंट का। सो एक्सप्लेन हाउ जय वुड सेटिस्फाई बोथ सूरज एंड अली। तो कैसे जय सेटिस्फाई करेगा दोनों पार्टनर्स को, ये पूछा है उन्होंने हमसे। आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 पार्टनर्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। एक का नाम जय है, अली है और सूरज है। ठीक है, तीनों पार्टनर्स हैं एंड तीनों की हमें क्वालिफिकेशन बताई है कि जय ने सर्टिफिकेट लिया है फ्रॉम CBSE विद बिजनेस स्टडीज़, उसका एक कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सूरज जिसने PG किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, और अली एक डेयरी फार्मर है। तीनों के बीच में एक दिन डिस्कशन हो रही थी कि प्रोफेशन को लेकर। तो अली कहता है, आर्ग्यू करता है कि जो प्रोफेशन है वो मेनली लीगल और मेडिकल ही प्रोफेशन है, क्योंकि वो प्रोफेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो जय है वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट दोनों पार्टनर्स को। तो वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि कैसे एक्सप्लेन करेगा, हाउ ही विल जस्टिफाई सेटिस्फाई बोथ दी पार्टनर्स। हमसे ये पूछा गया है।
अब सबसे पहली चीज़, हमें प्रोफेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आपने क्या समझा और क्या पढ़ा है इन द प्रोफेशन नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। इतना आपको मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया सीरीज़ एंड देन उसके बाद रिवीजन भी कराया है, तो आपको पता होना चाहिए, अब तो बहुत ज़रूरी है कि क्या है प्रोफेशन। सो पॉज करिए और लिख के बताइए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में हमने 3 तरीके से पढ़ा था, नेचर, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन में जैसे कि फॉर एग्जांपल सीए का प्रोफेशन अगर हम लें, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट, तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है, लेवल्स होते हैं, आप क्लियर करते हो राउंड्स को, देन आप इंटरव्यू देते हो, देन आप आर्टिकलशिप करते हो, देन जाके आपकी जब आप लेवल्स या जो भी है आपके राउंड्स क्लियर करते हो, देन जाके आपको जॉब मिलती है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो सीएफए का है, चाहे वो सीए का है, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, फिर क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप किसी जॉब में इस प्रोफेशन में एंटर कर पाओगे। रिस्ट्रिक्टेड हो गई एंट्री। प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होता है कि आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप सीए हो तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI का आपको मेंबर बनना होगा, राइट। तो आपको किसी न किसी उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जो है एसोसिएट होना होगा, मेंबर बनना पड़ेगा आपको। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाता है। सीएफए कर रहे हो तो उसमें भी रिक्वायरमेंट होता है, आई थिंक आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है उनके इंस्टीट्यूट की, सीएफए इंस्टीट्यूट की। सो आपके लिए एक तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी ऐसे सीए, सीएफए जैसे प्रोफेशन में जा रहे हैं, आपकी एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर करके ही जॉब मिलती है, राइट। सो ये कुछ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको एक सिस्टमैटिक वे में सारा कुछ पढ़ना होता है। आपको पहले से ही आपको एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ती है जब आप कोई भी एग्ज़ाम लिखते हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, आपको क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो ये सब कुछ बेसिक फीचर्स हैं प्रोफेशन के जो हमने पढ़े थे। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कुछ हद तक जो है प्रोफेशन है, बट नॉट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगी तभी आप मैनेजर की पोस्ट पे आओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, स्किल्स और एक्सपीरियंस एक चीज़ है, बट एक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कि अगर आपने ये वाली डिग्री ली है तभी आप मैनेजर बन पाओगे, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है तभी आप मैनेजर बन पाओगे, ऐसा तो नहीं है। सो इसलिए ये फुल फ्लेजेड प्रोफेशन की कैटेगरी को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हमने कहा कि ये फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है। बट मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थियोरीज, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जस्ट द सेम वे इन द प्रोफेशन, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोफेशन बट नॉट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने हमसे ये पूछा कि जय कैसे सेटिस्फाई करेगा दोनों पार्टनर्स को, सूरज और अली को। सो यहाँ पे वो सबसे पहले प्रोफेशन को समझाएगा, देन ही विल एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, राइट। नेक्स्ट कम्स योर फोर्थ केस स्टडी जो है आपकी, एक्स लिमिटेड वांट टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सीडी प्लेयर्स इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल। एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है सीडी प्लेयर का, ठीक है, जिसमें सीडी डालो तो कोई भी आप सीडी डालोगे तो उसमें कोई म्यूज़िक या डिवोशनल सॉन्ग प्ले होंगे, तो उसकी जो सेल है बहुत डिक्रीज़ हो रही है, अब तो लगभग बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। व्हाट डिसीजन और स्टेप ईच मैनेजमेंट टेक टू गिव द एफर्ट टू दीज डिसीजन। क्या मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, कौन सी मैनेजमेंट की बात की है, टॉप, मिडिल की लोअर, तीनों की बात की है, ध्यान से पढ़िए। व्हाट डिसीजंस और स्टेप्स ईच मैनेजमेंट टेक, ईच मैनेजमेंट यानी हर एक मैनेजमेंट, हर लेवल पे जो मैनेजमेंट काम कर रही है वो क्या डिसीजन, क्या स्टेप्स लेगी
ये पूछा है हमसे। टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो वो लोग मॉडर्नाइज करेंगे, नई नई टेक्निक्स लाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, हम इसको कैसे मॉडर्नाइज करें, हम क्या नई टेक्निक लगाएं, क्या नया इनोवेटिव करें अपने प्रोडक्ट के साथ। वो इस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगी, प्लान करेंगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगी, रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगी, ठीक है, एंड देन आगे सबको कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। ये टॉप मैनेजमेंट का काम होगा। दूसरी चीज़ जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, वो सारी पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करेगा और आगे डिलीवर करेगा लोअर लेवल मैनेजर को, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, ठीक है। उन्हें सारा कुछ समझाएगा कि कैसे स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या प्लान्स हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। एंड देन कम्स योर लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो वर्कर्स के साथ डेली कांटेक्ट में हैं उनको वो सारा काम समझाएगा, उनके काम को ओवरसी करेगा, चेक करेगा एंड रियलिटी में प्लान्स को कन्वर्ट करेगा। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। और चेक करेगा कि वेस्टेज कम से कम हो, कोई भी वेस्टेज ना हो एंड गोल्स जो हैं वो टाइमली अचीव हों, रिसोर्सेज मटेरियल सही तरीके से इस्तेमाल हो, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट चेक करेगा। तो हमने तीनों लेवल्स के डिसीजंस को समझ लिया कि तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये डिसीजंस ये स्टेप्स उठाएंगे अपनी डिक्रीज होती हुई सेल्स को मद्देनज़र रखते हुए। नेक्स्ट कम्स योर फिफ्थ केस स्टडी। Sonia is the branch manager of ABC Handicrafts Private. The company's decision is to promote the sales of Indian handloom and handicrafts. It sells fabrics, furnishings, and ready-made and household items are made of traditional hand Indian fabrics. Sonia decides variety, quantity, color, texture of all the above items and then allocate resources to their purchase from different suppliers. She appoints a team of designers and craft in the company who develop some same prints on the bed covers in bright colors on silk. Although they look impressive, but they are very expensive as they plan to sell. Average customer can't afford to buy, praising their effort. Sonia suggested to keep the bed covers for special की spelling check कीजिए, special occasion like Diwali, Christmas and offer a cotton bed cover over on a regular basis to keep the cost under control. वो कहते हैं identify the functions of management which Sonia performs by quoting the lines from the para. इसे समझते हैं अब, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उन्होंने कहा है कि सोनिया एक ब्रांच की मैनेजर है, ABC हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट नाम की कंपनी है, वहाँ की वो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। वो हाथ से बने हुए कारीगरी के चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। इट सेल्स फैब्रिक्स, फर्निशिंग्स एंड रेडीमेड एंड हाउस होल्ड, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है वो हाथों से बनाकर लोगों को सेल करती हैं। अब वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहती हैं, तो सोनिया डिसाइड करती है वैरायटी, क्वांटिटी, कलर एंड टेक्सचर। ऊपर जितनी भी आइटम्स बताई, फैब्रिक, फर्निशर्स, रेडीमेड्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स, इन सब का क्या कलर रहने वाला है, क्या टेक्सचर रहेगा, क्या क्वांटिटी रहेगी, क्या वैरायटी रहेगी, वो सब डिसाइड करती है। सो इस लाइन से आपको क्या समझ लग रहा है, व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन? इस लाइन से आपको क्या समझ लग रहा है? कैन यू टेल मी? इस पॉइंट से उन्होंने हमें क्या पूछा है कि आपको पैराज में से लाइन कोट करके हमें बतानी है जो कि आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्या आइडेंटिफाई करें, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ लग रही है दैट इज़ कि सोनिया डिसाइड करती है वैरायटी, क्वांटिटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल दी अबव आइटम्स। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन पता लग रहा है, प्लानिंग। शी इज़ प्लानिंग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? शी इज़ प्लानिंग। डोंट गेट कन्फ्यूज, अगेन आई एम सेइंग डोंट गेट कन्फ्यूज। अब आप कहोगे कि कैसे प्लानिंग, कैसे समझाइए, बताइए हमें, हाउ प्लानिंग।
प्लानिंग दिस वे, डोंट गेट कन्फ्यूज कि गोल सेटिंग और प्लानिंग के बीच में कन्फ्यूज नहीं होना है। गोल सेटिंग प्लानिंग से भी पहले है। कैसे? देखो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपने कोई ना कोई तो गोल सेट किया होगा, कुछ सोच के ही प्लानिंग कर रहे हो। बिना गोल सेट किए प्लानिंग कैसे हो सकती है? आपने कोई गोल सेट किया होगा तभी उसके बारे में प्लानिंग करें। फॉर एग्जांपल, मैंने गोल सेट किया कि मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं इस बार, सो मैंने एक गोल सेट कर लिया। अब ये जो मैंने गोल सेट किया, इससे रिलेटेड ही तो मैं प्लानिंग करूँगी कि मुझे एक दिन में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने टेस्ट देने हैं, कितने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, कितनी वर्कशीट सॉल्व करनी है, ये सब मैं प्लान करूँगी डेली बेसिस पे। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्लानिंग। और गोल सेटिंग प्लानिंग से भी पहले आता है। और यहाँ पे वो डिसाइड कर रही क्या क्वांटिटी, टेक्सचर, वैरायटी रहने वाली है मेरे प्रोडक्ट की, तो ये सब क्या है, प्लान कर रही है सब कुछ। ये लाइन क्या बता रही है? दैट शी इज़ प्लानिंग। नेक्स्ट कम्स योर दूसरा क्या पता लग रहा है हमें? कहीं से आपको ऑर्गेनाइजिंग पता लग रहा है? मुझे लग रहा है पता। जब यहाँ पे लिखा है सोनिया डिसाइड वैरायटी, कलर, दिस and then allocate resources for their purchase from different suppliers। अब वो जो है ऑर्डर प्लेस करती है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज जो उसने सप्लायर से लिए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको रिसोर्सेज एलोकेट करती है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग, अपने काम को ऑर्गेनाइज कर रही है, एलोकेट कर रही है रिसोर्सेज को। दूसरा फंक्शन भी पता लग गया, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन क्या पता लग रहा है? शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर्स, वो अपॉइंट कर रही है, स्टाफिंग भी कर रही है। शी इज़ ऑल्सो स्टाफिंग एंड क्राफ्ट इन द कंपनी। इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है दैट शी इज स्टाफिंग। कोट करते जाएंगे लाइन को एंड उस फंक्शन को आपको एक्सप्लेन भी करना है। अभी तो मैं बोल के बता रही हूँ, आपको इस फंक्शन को 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। दैट प्लानिंग, इस लाइन से हमें पता लग रहा है प्लानिंग, एंड देन प्लानिंग को एक्सप्लेन करोगे आप कि क्या है प्लानिंग, राइट। देन उसके बाद क्या पता लग रहा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो गया। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। कहाँ से पता लग रहा है डायरेक्टिंग? हाउ शी इज डायरेक्टिंग? जब इम्प्रेसिव बेडशीट्स बनाई हैं, बेड कवर्स बनाए हैं सिल्क पे, ब्राइट कलर्स ऑन सिल्क, है ना। हु डेवलप सेम प्रिंट्स ऑन द बेड कवर्स इन द ब्राइट कलर ऑन सिल्क। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? डायरेक्टिंग, कि इनोवेशन के साथ काम किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है काम को। डायरेक्टिंग पता चला हमें इससे फंक्शन। और क्या पता लग रहा है? कंट्रोलिंग पता लग रहा है कहीं से। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एवरेज कस्टमर एक इतनी महंगी बेडशीट नहीं खरीद सकता, बेड कवर इतना महंगा नहीं खरीद सकता। ऑल्दो उन्होंने बनाया तो बहुत अच्छा है, एफर्ट तो बहुत अच्छा है। तो सोनिया क्या करती है? वो कहती है हम इसे दिवाली क्रिसमस के लिए रख लेते हैं, नॉर्मल डेज़ के लिए हम इन्हें एक रेगुलर बेसिस पे हम इनको अंडर द कॉस्ट जो है बहुत कम पैसों में एक अफोर्डेबल बेडशीट हम बेचेंगे नॉर्मल डेज़ में। सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे बेची जाएगी महंगी वाली बेडशीट। तो ये क्या हो गया? कंट्रोलिंग पता लग रहा है हमें यहाँ से। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमने कोट करते हुए लाइंस को सारे फंक्शन समझे एंड इन फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन भी करना है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगी जिस पे हम आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी के लिए आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी वेल। नेक्स्ट कम्स योर 6th केस स्टडी है आपकी। अजंता अलायंस लिमिटेड इज़ अ वेल नोन सीमेंट कंपनी इन इंडिया. It is able to earn adequate revenues to cover cost. Its capital base, number of employees and production turnover has increased manifold over the years. क्या बोला है कि अजंता अलायंस एक सीमेंट कंपनी है, लीडिंग कंपनी है इंडिया की, और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसकी कॉस्ट भी कवर हो रही है. उसके बाद वो कहते हैं इसका कैपिटल बेस यानी इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया गया है, इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं, द प्रोडक्शन टर्नओवर भी अच्छा प्रोडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो क्रेडिटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है. द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशंस एंड प्रमोशन पॉलिसी.
So as a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to specially abled persons and promoting literacy in the village adopted by it. क्या बोला है, कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कॉस्ट भी कवर कर रही है, एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी हैं वर्किंग कंडीशंस एंड रेम्यूनरेशन से। अब कंपनी जो है मॉरल ऑब्लिगेशंस को भी फुलफ़िल करती है, जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं उनको एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट देना, एजुकेट करना, लिटरेसी लेवल इंक्रीज़ करना विलेजेस में, उसका भी काम कर रही है। सो ओवरऑल द कंपनी इज़ डूइंग वेल। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फुलफिल्ड बाय, सॉरी यहाँ मेरा नेम आ गया, अजंता अलायंस लिमिटेड, बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम पैरा। प्लीज़ इग्नोर इट, अजंता अलायंस है, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, आपसे, मुझसे, किसी से भी हो सकती है। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा है, लिस्ट एनी 2 वैल्यूज़ दैट अजंता अलायंस लिमिटेड वांट्स टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। ठीक है, ऐसी 2 वैल्यूज़ बताइए जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं सोसाइटी को। सबसे पहली चीज़ तो पूछा है उन्होंने, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बात पता लग रही है कि साफ साफ पता लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, अच्छा टर्नओवर है और कॉस्ट भी कवर हो रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्शन। तो क्या पता लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या पढ़ा था हमने, रिमेंबर क्या पढ़ा था, 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने और 3 चीज़ें इसमें मेंशन है। आई होप आपको, मैंने तो कोट भी कर दी लाइन, अब तो उन्होंने बोला भी है कोट करो लाइन, दे हैव सेड अस बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम पैरा। सो इससे हमें पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, तीनों चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो रहा है ऑब्जेक्टिव अचीव, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशंस, पॉलिसी से खुश हैं, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है, खुश हैं एम्प्लॉयज़। और क्या पता लग रहा है, और क्या पता लग रहा है, मॉरल ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल कर रहे हैं, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर रहे हैं। स्पेशली एबल्ड पर्सनस को पढ़ाना, जो विकलांग हैं, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्हें पढ़ाना, विलेजेस में जाकर लिटरेसी इम्प्रूव करना, लोगों को अवेयर करना। तो मॉरल ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो रहे हैं, मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो रहे हैं, तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है कंपनी, दैट इज़ गुड। दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी, कोई 2 ऐसी वैल्यूज़ बताओ जो कंपनी सोसाइटी को बताना चाह रही है, कम्युनिकेट करना चाह रही है अपने एक्शंस के थ्रू। रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स, रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़, कि हमारे यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़, ये एक चीज़। और क्या जो वैल्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, राइट, वो अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी भला कर रहे हैं, सिर्फ अपना ही भला नहीं कर रहे प्रॉफिट कमा के, बट लोगों का भी भला कर रहे हैं। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। Next comes your 7th case study, that is Rohit joins IT firm as a system analyst after completing his masters in computer science. As the nature of his work demands, he has to work in a close coordination with all department heads in the firm. Very soon, Rohit realizes that each departmental head has own individual style of working. They differ greatly in their day-to-day application of work. They tend to deal with the given situation or a issue or a problem through a combination of their own experience, creativity, imagination, initiative and innovation. Identify and explain the nature of management from the above keys. Nature of management हमने अभी अभी रिवाइज किया है, इसका जवाब तो आप ही देंगे, राइट, इसका आंसर आप ही देंगे। Give a pause to this video and राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपको रिकॉल होगा, दिमाग पे जोर डालोगे, समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या कहना चाह रहे हैं वो इस केस स्टडी में। वो कहते हैं रोहित एक आईटी फर्म में काम कर रहा है एज अ सिस्टम एनालिस्ट, उसने अपनी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में की है, ठीक है। वो कहते हैं उसका जो काम है ना, उसमें उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सारे डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ। रोहित को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं ना, उनका अपना तरीका है काम करने का, दे ग्रेटली डिफर इन डूइंग देयर वर्क। हर किसी डिपार्टमेंटल हेड जो हैं उनका काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। सो दे टेंड टू डील विद द सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन से डील करने के लिए उनके
कॉम्बिनेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस काम आता है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, यानी सब मिलकर अपनी अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ लग रहा है इस अबव केस से? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे क्या समझ लगता है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सबसे पहले पढ़ा था हमने नेचर कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, ना तो वो एग्जैक्ट साइंस है, ना तो वो फुल फ्लेजेड प्रोफेशन है, आर्ट है मैनेजमेंट। क्या आपको यही समझ लगता है इस केस स्टडी से कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है? कैसे पता लगा मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे एक चीज़ समझ आई, कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस्ड क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया द नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ आर्ट। अब आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि आप आर्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, देन आप उसके बाद बताएंगे उसके फीचर्स को। इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, इट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये हमने पढ़ा था, है ना। उसके फीचर्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, जो भी हमने एनसीईआरटी में या रिवीजन करते समय हमने पढ़ा था, उन्हें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे एंड तब जाके आप इस आंसर को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। देन मूव टू नेक्स्ट केस स्टडी। वो कहते हैं प्रतीक जॉइन्स अ गारमेंट फैक्ट्री एज अ प्लांट सुपरवाइजर इन लखनऊ। He observes that the output of some workers is very low as compared to the standards set for their performance। वो कहते हैं उसने एक गारमेंट फैक्ट्री को ज्वाइन किया है एज अ प्लांट सुपरवाइज़र, उस प्लांट को वो सुपरवाइज करेगा जो कि लखनऊ में है। उसने देखा कि जो वर्कर्स का आउटपुट है, जो वो रिज़ल्ट ला रहे हैं, आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। अगर उन्हें 10 प्रोडक्ट बनाने को दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ 5 बना पा रहे हैं। So they are not meeting the targets. On analyzing the reason for the same, उसने ये जानने की कोशिश की कि रीज़न क्या है। So ये जानने के बाद he finds out that a lot of time the worker is wasted in getting requisite material from the store। कि उनके पास मटेरियल ही नहीं है काम करने को। प्रॉब्लम ये है, वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं वो आउटपुट जनरेट कर पा रहे? क्योंकि उनके पास मटेरियल नहीं है काम करने को, उनको स्टोर पे जाना पड़ता है मटेरियल लाने के लिए। वेयर एज इससे उनका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। वेयर एज ऑन आस्किंग द स्टोर कीपर, अब जो स्टोर कीपर है, जो सामान देता है वर्कर को, उसके पास गया प्रतीक, तो वो कंप्लेन्स दैट देयर आर नो हारमनी इन वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ होल। वो कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही हारमनी नहीं है, उनका अपना तालमेल ही नहीं है कुछ। एवरी डे द वर्कर approach him at the last minute of procure different kinds of threads, laces, mirrors, buttons etc। वो कहता है, स्टोर कीपर कहता है, हर लास्ट मोमेंट पे वो मेरे पास आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले वर्कर्स आते हैं मेरे पास कि हमें ये सामान दे दो, हमें लेसेस दे दो, हमें मिरर दे दो, एंड टाइम पे आएंगे मेरे पास लास्ट मिनट पे। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्टोर देन दे हैज़ टू प्लेस ऑर्डर टू द परचेज ऑफिसर। अगर वो कहता है मेरे पास नहीं है ये सामान, तो वर्कर को फिर हम वर्कर को क्या सामान दें? तो इससे उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते आगे, और हमें भी फिर एट अ मोमेंट क्या करना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है उसका। सो एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ वर्कर इज वेस्टेड। सो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज henceforth प्रतीक इंश्योर्स दैट द स्टोर कीपर इज इन्फॉर्म्ड वेल 3 days in advance। कि स्टोर कीपर को पहले ही 3 दिन पहले ही आप एडवांस में बता दो कि ये सामान की हमें ज़रूरत है काम करने के लिए, ये तुम रेडी रखो, ताकि उसे एन मोमेंट पे ना बताना पड़े। और फिर वो ऑर्डर प्लेस कब करेगा, कब सामान आएगा, कब बनेगा, प्रोडक्शन होगा, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप 3 दिन पहले ही उसे बता दोगे स्टोर कीपर को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही उन्होंने कहा हारमनी नहीं है, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली द स्टोर कीपर इज एबल टू कीप द मटीरियल रेडी फॉर द वर्कर्स एवरी मॉर्निंग इन अकॉर्डेंस विद देयर रिक्वायरमेंट। कि 3 दिन पहले बताओगे तो वो टाइमली अपना सामान रेडी रखेंगे काम करने के लिए। वो कहते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट प्रतीक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ करेक्टिव मेजर टू कंट्रोल दी आउटपुट ऑफ वर्कर्स। क्या क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ लगती है जो प्रतीक ने फॉलो की है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हारमनी नहीं है, वर्कर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, उतना आउटपुट जनरेट नहीं होना है।
ठीक है। स्टोर कीपर भी कंप्लेंट कर रहा है कि एन मोमेंट पे ये लोग मुझसे सामान मांगते हैं और कई बार मेरे पास सामान ही नहीं होता है देने को। तो क्या समझ लगता है प्रतीक ने क्या काम किया? कोऑर्डिनेशन का काम किया। उसने कोऑर्डिनेट किया स्टोर कीपर को, वर्कर्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सबको कोऑर्डिनेट किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो क्या क्वालिटी पता लगती है? कोऑर्डिनेशन की। इसमें आप कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करोगे, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स को एंड उसकी इंपॉर्टेंस को, तीनों को एक्सप्लेन करोगे, तब जाके आपका एक फुल फ्लेजेड आंसर बनेगा। उसके बाद हम क्या समझते हैं? उन्होंने कहा है स्टेट ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन पैरा 1। इम्पॉर्टेंस बतानी है आपको, यानी कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस बतानी है। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, ये ऑब्जेक्टिव्स ये हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन की। स्पेशलाइजेशन, इसे आप लिखेंगे अपने सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई करने में। आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि इसमें किस क्वालिटी की बात की गई है मैनेजमेंट की? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को ही आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कम्स योर साहिल इज़ अ वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग. He owes the success of his business to his education, to his own education in the business management and the team of certified management consultant. साहिल नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, वेल नोन बिजनेसमैन ही इज़, ठीक है। वो किस फील्ड में है? पब्लिशिंग की फील्ड में है। वो अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देता है? अपनी एजुकेशन को देता है, अपनी टीम को देता है। वो डिसाइड करता है टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू अब्रॉड। प्रिया और मोक्ष नाम के 2 बच्चे हैं उसके, जिन्हें वो बाहर भेजना चाहता है ताकि वो डिग्री लेके आए इन बिजनेस मैनेजमेंट इन देयर इंडिविजुअल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जिस भी फील्ड में वो उनका इंटरेस्ट है उसमें वो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आए, अब्रॉड से अर्न करें। ही फील्स दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। वो कहता है वो समझता है कि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट जो ग्रोथ हुई है एज अ डिसिप्लिन हुई है, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन फॉर सर्टन रीजन्स। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि प्रोफेशन कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, फिर भी इसकी ग्रोथ हो रही है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ डिसिप्लिन। ऐसा कौन समझता है? साहिल समझता है। तो वो कहते हैं विच रीज़न बिकॉज ऑफ विच साहिल कंसिडर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन टर्म से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं? ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। फिर से वही चीज़ जो हमने पिछली केस स्टडी में भी समझा था। प्रोफेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसका आप इंट्रोडक्शन देंगे, फीचर्स देंगे, आप आंसर को जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। पहले आप रीज़न बताएंगे कि रीज़न क्या है, देन आप क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा, यानी आप एक्सप्लेन करेंगे प्रोफेशन को। सेकंड पॉइंट कि क्यों मैनेजमेंट एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट कम्स योर Rita and Geeta are 2 friends. Considering the cast that the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, after completing their masters in business management, both of them took up a job at managerial level, different organization as per their individual area of interest. रीटा जॉब करती है मार्केटिंग की रिटेल कंपनी में और गीता जो है एनजीओ में काम करती है, ठीक है। अब एनजीओ में काम करती है गीता एंड वर्क्स डिलिजेंटली टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन्स जो हैं उनके लिए काम करती है। बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। कुछ पता लग रहा है यहाँ से। ऑन सम डेज रीटा may spend more time in planning a future display layout. On another day she may spend time on resolving the problems of employees. Both Rita and Geeta make conscious effort to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals with different needs work under them. Those are working under them. The effect of their management is noticeable in their respective department
As the targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness in the functioning rather than chaos. In the context of above case, identify various features of management, highlighting or quoting the lines from the above para. एक एक करके समझते हैं हमें कौन से फीचर्स समझ आ रहे हैं मैनेजमेंट के इसमें से बाय कोटिंग द लाइंस। सबसे पहले क्या बताया, क्या है कहानी, क्या है बेसिकली, दो फ्रेंड्स हैं रीता और गीता, ठीक है, दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं। अब दोनों ने अपनी अपनी फील्ड बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की हुई है, दोनों ने जॉब ली, एक ने एनजीओ में जॉब कर रही है जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए काम करती है, और एक ने एक रिटेल कंपनी में एज अ मार्केटिंग की मैनेजरियल लेवल पे जॉब ली है, ठीक है, रिटेल कंपनी में। अब रीटा का काम क्या है रिटेल कंपनी में, सेल्स को इंक्रीज़ करना, तो वो उसके रिगार्डिंग सारी प्लानिंग करती है। गीता का काम क्या है, एनजीओ में सर्विसेज प्रोवाइड करना स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए, ठीक है। रीटा के बारे में कहा है कि किसी दिन वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है प्लानिंग पे, फ्यूचर के बारे में, एंड किसी दिन वो स्पेंड करती है मोर टाइम इन सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरी तरफ देखा जाए उन्होंने बात की है कि दोनों कॉन्शियस एफर्ट डालती हैं कि टीम स्पिरिट आए, कोऑर्डिनेशन हो, जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी वो काम कर रही है, जो भी वो मैनेजमेंट का काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों ही उनका जो मैनेजमेंट है वो नोटिसेबल है कि एम्प्लॉयज़ खुश हैं उनसे, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है उनकी कंपनी, तो ये चीज़ें मैनेजमेंट नोटिसेबल है उनकी कंपनी में कि अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है कंपनी में। अब इससे सबसे पहला फंक्शन क्या पता लगा हमें, आपको इस लाइन से कुछ पता लग रहा है, जब यहाँ पे बोला गया है टू इंक्रीज सेल्स, ये एक ऑब्जेक्टिव है, गोल ओरिएंटेड है, राइट, कि जब यहाँ पे उन्होंने बोला कि कि रीटा टेक्स अ मार्केटिंग जॉब, Rita takes a marketing job in a retail company and strives to increase sales. This is what strives to increase sales. This is कौन सा फीचर पता लग रहा है मैनेजमेंट का, दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। रीटा एक पोजीशन पे मार्केटिंग की जॉब पे काम कर रही है, एंड वहाँ पे वो उसका काम क्या है, टू इंक्रीज सेल्स। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यहाँ से पता लग रहा है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता लग रही है यहाँ से, उन्होंने बोला है, लाइन सीधी सीधी एनसीईआरटी में से उठाई गई है, बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन, दैट मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। पढ़ी होगी उसे झट से पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला फीचर हमें इससे पता लग रहा है। उसके बाद उन्होंने हमसे क्या बोला है, और क्या बोला गया केस स्टडी में, Geeta makes a conscious effort to build a feeling of team spirit and coordination. That management is a group activity. ये भी एक फीचर पता लग रहा है। उसके बाद हमें एक लास्ट फीचर जो पता लग रहा है, और क्या पता लग रहा है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये तो हमें पता लग रहा है, कंटिन्यूस भी है, गोल ओरिएंटेड भी है। आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ नोटिस की कि रीटा और गीता एक रिटेल कंपनी में काम करी, एक एनजीओ में। सेकेंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। चाहे आप एनजीओ में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, आप मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ये एक फीचर भी पता लग रहा है, तो आप ये भी लाइन कोट करेंगे कि both Rita and Geeta, where Rita is working in a retail company at a marketing in a marketing job in a retail company, whereas Geeta is working in an NGO. So यहाँ से हमें पता लगता है that management is all pervasive. उसके बाद लास्ट हमें आप देखेंगे the effect of their management is noticeable in their respective department as the targets are met. वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं उनके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है, उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, वो प्लानिंग भी कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ उनसे खुश हैं, ऑर्डरली एंड सेटिस्फाइड है,
rather than any chaos. तो इससे क्या पता लग रहा है that management is an intangible force. हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते बट मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं. सो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, ये हमें पता लग रहा है. तो हमने सारे के सारे कोट करते हुए लाइंस को, फीचर्स को आपने एक्सप्लेन करना है अच्छे से. ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको बोल के समझा रही हूँ केस स्टडी, बट जब आप लिखने जाओगे वो मैं आपको दूंगी. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम पे आपको एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस होमवर्क मिलेंगे, उसे सॉल्व करना है आपने खुद से, कॉपी पे लिखना है अच्छे से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और मैं अगले दिन आपको उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे. सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है. कोई भी डाउट अगर आपका है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ नीचे जाइए, कमेंट में लिखिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, हमें दोबारा एक्सप्लेन कर दो, या आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन है, क्योंकि मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है. सो प्लीज़ आपका एक सजेशन, आपका एक फीडबैक बहुत मायने रखता है मेरे लिए. सो प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट टू दिस चैनल, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट ला सकूँ, अच्छी वीडियोस बना सकूँ आपके लिए. एंड आई होप कि आप लर्निंग को इन्जॉय कर रहे हैं, बट एक बर्डन के साथ नहीं पढ़ रहे, इन्जॉय कर रहे हैं. आई होप एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. बाय क्यों नहीं हो रही?